हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गौतम जीएस में। आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान का कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसको हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से कवर करेंगे। परस्पर आप देखते हो कि इन अनुच्छेदों में से हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इन अनुच्छेदों का जो प्रावधान है उनको हम बारीकी ढंग से अच्छे से देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है और अभी 395 से बढ़कर लगभग 450 प्लस हो चुके हैं। तो अधिक होने का कारण क्या है कि ए, बी और सी कर करके जो है अभी 395 से बढ़कर 450 लगभग हो चुके हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन प्रावधानों को जानते हैं। जैसा में भाग 1 में अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर के 4 तक है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है और यह कभी अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और जैसा कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझेंगे। पहले नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना क्या है। जैसे में हम जानते हैं कि 1961 ईस्वी में गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से क्या हुआ, पुर्तगाल के कब्जे से क्या हुआ, आज़ाद हुआ। गोवा पर पहले अधिकार था पुर्तगालियों का। तो 1961 ईस्वी में गोवा को आज़ादी मिली और गोवा पर हमारा भारतीयों का अधिकार पुनः हुआ। तो वैसे स्थिति को नए राज्यों का प्रवेश कहा जाता है या स्थापना कहा जाता है। और गोवा हमारा भारत का 25वां राज्य है जो 1987 में बन करके तैयार हुआ। तो इस प्रकार से जब कोई नए क्षेत्र भारत में प्रवेश करता है तो नए राज्यों का प्रवेश कहलाता है या स्थापना कहलाता है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 3 में कहा गया कि राज्यों का नाम तथा सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। राज्यों का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का जो रूल्स है वो अनुच्छेद 3 में है। जैसे में आप लोग जानते होंगे कि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो यह एक ही राज्य से टूट करके जो अलग क्षेत्र बनता है, अलग राज्य बनता है, वह नए राज्यों का जो है निर्माण से संबंधित है। एक प्रकार से यहाँ बोल सकते हैं नए राज्यों का निर्माण। तो तेलंगाना अगर पूछा जाए कि नए राज्यों का निर्माण या सीमा क्षेत्र में से परिवर्तन से है या नए राज्यों का प्रवेश से, तो यहाँ बोला जाएगा कि तेलंगाना जो हुआ नए राज्यों का सीमा क्षेत्र में परिवर्तन से हुआ और गोवा जो हुआ नए राज्यों का प्रवेश से हुआ। चौथा में अनुच्छेद में क्या कहता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछे तो हमेशा याद रखिएगा कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसका वर्णन हमेशा 4 में किया गया है। अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग किस प्रकार से करें उसका चर्चा कितना में दिया गया है, अनुच्छेद 4 में किया गया है। और यहाँ देखा जाए तो ये जो टॉपिक है इसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे एक अलग टॉपिक के माध्यम से, लेकिन फिलहाल भाग का चर्चा और विषय का चर्चा हमेशा कर लेंगे। तो यहाँ अगर चर्चा किया जाए तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है और इसमें विषय है नागरिकता। अब आप जानते हैं नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होता है और 3 तरह से समाप्त होता है। इसी प्रकार से भाग 3 में क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 है और इसमें विषय है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार हमारा पहले 7 था और अभी वर्तमान में कितना है, 6 है। संपत्ति का अधिकार को हटा करके अभी प्रशासनिक अधिकार या कानूनी अधिकार कर दिया गया है। भाग 4 में देखेंगे 36 से 51, यहाँ पर कहा गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में और भाग 4 में इसका वर्णन है। अब यहाँ भाग 4 के ए में अनुच्छेद कितना है, 51 के ए। यह हमेशा में याद रखना है कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो है प्रश्न बनता है मौलिक कर्तव्य पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य का चर्चा भाग कितना में है, तो भाग 4 के ए में है। और सिर्फ 4 अगर बोला जाएगा तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, लेकिन 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है और अनुच्छेद 51 के ए है।
तो यहाँ मौलिक कर्तव्य से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं वहाँ उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 ईस्वी में, इस संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इन्हीं 3 शब्दों को बाद में चर्चा किया जाएगा, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में, और एक उस समय समिति था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो यहाँ से याद रखेंगे, प्रश्न अगर बोले कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 1976 ईस्वी में कैवां संविधान संशोधन के तहत 42वां किस समिति के सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और यही 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रश्न हमेशा बार बार पूछा गया है। कैवें संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को। अब यहाँ देखेंगे राष्ट्रपति से कुछ संबंधित प्रश्न। तो राष्ट्रपति का पद का चर्चा जो किया गया है अनुच्छेद 52 में। ऐसे हम देखा जाए तो हमेशा याद करने का एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ऐसे भी जो भी राष्ट्रपति बने हैं लगभग 50 प्लस उम्र का बने हैं, तो 50 प्लस के बाद ही कुछ अनुच्छेद होगा जो राष्ट्रपति का पद को दर्शाएगा। तो 52 में कहा गया कि एक राष्ट्रपति होंगे, और 53 में ये बोला गया कि जब राष्ट्रपति होंगे तो उनके पास कुछ कार्य करने की शक्ति होगी। मतलब कार्य एवं राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति का चर्चा अनुच्छेद 53 में किया गया। और 54 में कहा गया कि ऐसा जब होगा जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा पकड़ के रखेंगे कि 52 में एक राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति जब होंगे तो उनके पास कार्य एवं शक्ति होगा, और इतना तक कार्य एवं शक्ति होगा तब जब राष्ट्रपति का होगा क्या, निर्वाचन। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हो गया 52, 53, 54। पता चला कि राष्ट्रपति देश विरोधी कोई कार्य कर दिए, तो इनको पद से हटाने के लिए एक व्यवस्था किया गया है, एक विधि है जिसका नाम है महाभियोग। और महाभियोग लोकसभा से भी लग सकता है और राज्यसभा से भी लग सकता है। तो महाभियोग क्या है, तो यहाँ बोलेंगे पद से हटाने की विधि को क्या कहता है, महाभियोग। महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर ही नहीं लगता है बल्कि और भी अधिकारियों पर लगता है, जो कि बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इसे हम लोग क्लियर कर लिए हैं कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग का चर्चा है और महाभियोग लगाया जाएगा राष्ट्रपति पर। अब 72 में क्या है, 72 में भारत के मतलब कहा गया है कि भारत के एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मृत्युदंड को रोक सकते हैं। मृत्युदंड को रोकने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 72 के तहत, जिसको हम लोग क्षमा दान के नाम से भी जानते हैं, क्षमा दान। और मृत्युदंड के सजा माफ करके उसको छोटे से दंड में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। पूछा जाएगा कि 72 में किसका वर्णन है, तो क्षमा दान का वर्णन है। मृत्युदंड को रोक सकता है राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करके। अब यहाँ आते हैं 85 में। तो 85 में कहा गया लोकसभा का विघटन। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब देखा जाए लोकसभा का विघटन मतलब लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोले कि संसद का जो है बैठक नहीं चल रहा है या किसी प्रकार का इसमें गड़बड़ी हो रहा है, तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल से पहले ही समाप्त किया जा सकता है इस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ से प्रश्न बना कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना के तहत, 85 के तहत। किसके कहने पर कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री के कहने पर। तो यहाँ क्लियर हो गया। 123 में वर्णन है अध्यादेश का। अध्यादेश से थोड़ा सा प्रश्न हम लोग समझेंगे कि संसद विधि बनाने का जो प्रक्रिया है वह संसद के द्वारा होता है। संसद का जो निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। तो यदि ऐसा परिस्थिति आए कि कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो जाए और उसमें लोकसभा और राज्यसभा अगर हस्ताक्षर नहीं किए हों, और तो संसद का कुछ विशेष अधिकार है जो खुद से भी अपना कानून बना सकता है, तो इसी को क्या कहा गया, अध्यादेश।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी विधेयक पारित तब होता है, कानून तब बनता है, कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा और राष्ट्रपति का साइन अंतिम होता है, तो वही विधेयक जो है कानून में बदल जाता है, तब कानून बनता है जाकर के। लेकिन कुछ ऐसा स्थिति हो कि जब कानून बनाना संभव नहीं हो और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साइन नहीं किया हो, तब संसद के पास कुछ एक अपना जो है कानून बना करके और लागू करता है। तो वैसी स्थिति में 1, 2, 3 मतलब 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है संसद। तो इस प्रकार से होगा अध्यादेश का चर्चा होगा। आदेश 1, 2, 3 मतलब अगर रनिंग की बात आए तो 3 गिनते ही हम लोग दौड़ने लगते थे, तो उसी प्रकार से हम लोग याद करेंगे अध्यादेश की चर्चा कितना में, अनुच्छेद 123 में। अब इधर आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, यहाँ से हम क्या बोले, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, तो यहाँ से बोला गया कि संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से। यदि वैसे खराब परिस्थिति में लोकसभा साइन नहीं किया हो, राज्यसभा साइन नहीं किया हो, तो राष्ट्रपति के पास वैसा कुछ पावर होता है, एक अध्यादेश जारी करता है और कानून खुद से ही बना लेता है। तो ये 123 में अध्यादेश हो गया। 143 में क्या है, राष्ट्रपति सलाह लेता है। राष्ट्रपति सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से क्या करता है, राष्ट्रपति सलाह लेता है। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह ले सकता है, अगर उसे अच्छा लगे तो मानेगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो नहीं मानेगा, लेकिन सलाह ले सकता है। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है अनुच्छेद कितना के तहत, तो 143 के तहत सलाह लेता है, लेकिन इस सलाह को मानने के लिए बाध्य है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाध्य नहीं, बाध्य नहीं। तो यहाँ पर अब चर्चा करते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति का। तो सबसे पहले यहाँ एक जिस प्रकार से राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में था, उसी प्रकार से अनुच्छेद 63 में भी एक प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद कितना में, 63 में। लेकिन यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि उपराष्ट्रपति का चर्चा तो 63 में किया गया है, कहा गया है कि 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन ये उपराष्ट्रपति को वेतन जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के लिए, राज्यसभा का सभापति होने के लिए इनका वेतन मिलता है। अगर प्रश्न बोले कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद के लिए मिलता है, तो राज्यसभा के सभापति के लिए, और राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद कितना में वर्णित है, अनुच्छेद 64 में। और उपराष्ट्रपति होंगे, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद कितना में, 63 में। अब प्रधानमंत्री आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पूरे कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो हमने क्या बोला कि पूरे कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो यहाँ से हम जाने कि मंत्रिपरिषद का चर्चा अनुच्छेद कितना में, 74 में। और इन्हीं मंत्रियों में से एक मंत्री होगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को याद करते हुए चलेंगे तो हमेशा याद हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे में देखा जाए, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, 2 में कहा गया नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, जैसे में हम गोवा को लिए थे, और उसी प्रकार 3 राज्यों का नाम तथा सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, जिस प्रकार से तेलंगाना है। और 2 और 3 को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, इसका अनुच्छेद 4 में वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो भाग 2 में 5 से 11 में नागरिकता है, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होता है, 3 तरह से समाप्त होता है। उसी प्रकार से भाग 3 में 12 से 35 है, और इसमें वर्णन है विषय का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पहले 7 था, अभी 6 है, जिसमें संपत्ति का अधिकार को हटा करके सैन्य प्रशासनिक अधिकार बना दिया गया है। और भाग 4 में है 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 में है, भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में है मौलिक कर्तव्य। मतलब मौलिक कर्तव्य जो है, नागरिकों को सरकार के प्रति जो कुछ कर्तव्य होता है उसे मौलिक कर्तव्य कहते हैं। और मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया एक समिति के सुझाव पर, जिसका नाम था सरदार शरण सिंह समिति। यहाँ से प्रश्न हमेशा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। उसी प्रकार से 52 में राष्ट्रपति होंगे, 53 में कार्य एवं शक्ति, 54 में निर्वाचन। और इतना होने के बाद अगर राष्ट्रपति कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो उनको पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो महाभियोग की चर्चा 61 में, और मृत्युदंड या क्षमादान
कर सकता है कौन? मृत्युदंड को रोक सकता है या क्षमादान कर सकता है कौन? 72 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति। 85 में हो गया, लोकसभा का विघटन करेगा प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति। और 123 में क्या बताए हैं कि वैसे खराब परिस्थिति में जब लोकसभा राज्यसभा कानून नहीं बना रहा हो तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वह अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश का चर्चा अनुच्छेद 123 में। और 143 में कहा गया कि राष्ट्रपति का अगर दिमाग नहीं काम कर रहा हो, अगर वह किसी मुद्दे पर विचार के लिए अगर विमर्श लेना चाहता हो, विचार विमर्श करना चाहता हो, सलाह लेना चाहता हो, तो वह सर्वोच्च न्यायालय से लेगा 143 के अनुच्छेद के तहत। लेकिन इस सुझाव को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अब उपराष्ट्रपति की चर्चा 63 में है, लेकिन उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा का सभापति होने के लिए, यह कहा गया अनुच्छेद 64 में। और राज्यसभा का सभापति वही होगा जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अब यहाँ देखेंगे कि प्रधानमंत्री, तो हमारे कार्यपालिका का सर्वोसर्वा जो होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। अब राष्ट्रपति को हमारे कार्यपालिका के जो हम क्या बोले, हमारे कार्यपालिका के जो सर्वोसर्वा हैं राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति का जो है सुरक्षा के लिए, राष्ट्रपति का सहायता के लिए बोला जाए, अगर राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है तो उसका चर्चा किया गया 74 में। पहले मंत्री परिषद होंगे और उन्हीं मंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री होंगे। तो 74 और 75 याद रखेंगे। संसद, तो संसद को हम लोग इस प्रकार से याद करेंगे कि संसद का निर्माण होता है, अभी हम लोग चर्चा किए थे, संसद का निर्माण होता है 3 चीज़ों के मिलने से। एक है लोकसभा, और एक है राज्यसभा, और एक होते हैं राष्ट्रपति। इन तीनों चीज़ों के मिलने से क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। तो हम क्लॉक वाइज याद करेंगे 79, 80, 81। और राष्ट्रपति जब भी होंगे तो 50 प्लस उम्र के होंगे, मतलब अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। तो यहाँ से याद हो गया 79, 80, 81। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। पहले बड़ा ऊपर, छोटा नीचे। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। पहले हम लोग पार्टिकुलर ढंग से जब पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा को एक एक करके तो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ हम लोग क्लियर हो गया 74, 75, 79, 80, 81। अब यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 क्या है? तो यहाँ से याद करने का एक तरीका है 50+50। 50+50 से कैसे याद करेंगे हम लोग? 50+50 से प्रश्न इस प्रकार से है कि जब कोई संसद में वोटिंग के दौरान दोनों पक्षों में बराबर का मत आ जाता है, अगर 100 वोट है तो उसमें एक पक्ष का 50 मिला और एक पक्ष का भी 50 मिला, तो दोनों में निर्णय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस दौरान क्या करता है लोकसभा अध्यक्ष, जिसको हम लोग स्पीकर कहते हैं, SPEAKER, स्पीकर कहते हैं, वह अपना निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत, तो यहाँ हम लोग कहते हैं निर्णायक मत कौन देता है? स्पीकर, SPEAKER। लोकसभा निर्णायक मत देता है अनुच्छेद कितना के तहत? 100 के तहत। जब संसद में किसी प्रकार के वोटिंग के दौरान दोनों तरफ मत जो है बराबर का नौबत आ जाता है, तो उस समय अपना एक वोट देकर के स्पीकर किसी एक को जिता देता है। तो 100 में इसका चर्चा है। 105 में, इस 105 में किसका है? संसद का विशेषाधिकार। संसद का विशेषाधिकार, संसद का कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है जो जिसके तहत वो अपना कुछ बेसिकली कार्य करता है। और 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। अगर बोला जाए कि संयुक्त अधिवेशन का चर्चा अनुच्छेद कितना में है? तो 108 में। जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले से कुछ प्रश्न इस तरह से माइंड में हम लोग कि श्री 108 पूजा पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न है, यहाँ से बोला जाता है श्री 108 श्री, और सभी लोग ऐसा एक जगह बैठ करके एक अधिवेशन के रूप में बैठते हैं और इस तरह से कुछ वर्ड जो है प्रयोग किया जाता है। तो 108 व्यक्ति जो है इस तरह से याद करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा करके। 108 विद्यार्थी या 108 जो लोग जो है अधिवेशन में शामिल हुए। तो संयुक्त अधिवेशन जब भी होता है तो मिला जुला होता है। तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद कितना में? 108 में। इस संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कहने पे। और प्रधानमंत्री कहने पर जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन दोनों गायब हो जाता है और इसका अध्यक्षता करता है कौन? स्पीकर। इसका अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करेगा। तो प्रश्न यहाँ से हो गया
कि संयुक्त अधिवेशन 108 में, और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? तो प्रधानमंत्री कहने पर। लेकिन इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, जिसको हम लोग स्पीकर कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि 110 में क्या है? 110 में है धन विधेयक। जिसमें धन की चर्चा हो उसे धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक मतलब 110 रुपया। अगर बात थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट माइंड लगा करके याद करना होगा इसको, कि 110 में क्या है? धन विधेयक। ऐसा लग रहा है कुछ पैसा का बात किया जा रहा है, 110 रुपये, 110 लाख। तो 110 में है धन विधेयक। इसी प्रकार से यहाँ अगर जोड़ के पढ़ेंगे, धन विधेयक 110, तो वित्त विधेयक कितना में? वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में। यहाँ से याद करेंगे, धन विधेयक 110, तो वित्त विधेयक कितना है? 117। 12 में क्या है? बजट। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। चलिए यहाँ से याद हो गया होगा, 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन विधेयक, 112 में बजट। अब बजट का अर्थ अगर पूछा जाए तो चमड़े का थैला होता है। 16 एक बचा है, 17 हम लोग का क्लियर हो चुका है। 10 में 110 में धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 16 में लेखानुदान है। लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है? हमेशा इस पर परस्पर जो लोग पूछते हैं कि लेखानुदान क्या है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि खर्च का जो ब्यौरा है, जो खर्च का जो ब्यौरा है वो बजट के अनुसार नहीं रख करके अलग से बिल पेश किया जाता है संसद में। जैसे जो खर्च किया गया उसका जो है कोई लेखा जोखा नहीं रहता है, तो उसको एक अलग बिल के माध्यम से वित्त मंत्रालय में पेश किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? लेखानुदान है। तो लेखानुदान की चर्चा कितना में हो जाएगा? 116 में। खर्च का जो लेखा जोखा है वह जो बजट के अनुसार नहीं होता है, और उस खर्च को अलग बिल के रूप में पेश किया जाता है जो वित्त मंत्रालय में रखा जाता है, उसे क्या कहता है? लेखानुदान। तो 116 में, 110 में धन विधेयक, 12 में बस से बजट, 16 में लेखानुदान, 117 में वित्त विधेयक पहले जान चुके हैं। अब यहाँ जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय। अगर भारत में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, तो दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना अगर बोला जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितना के तहत एक भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ से उच्चतम न्यायालय का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 124 में। अगर इसी को बदल दे 214 तो हो जाएगा हाई कोर्ट। यहाँ थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि हाई कोर्ट का चर्चा किया गया है कितना में? 214 में। अब इसी वर्ड को बदल दिया तो 114 हो गया। 214 तो हाई कोर्ट, इसी वर्ड को अगर चेंज कर दिया जाए 124 तो सुप्रीम कोर्ट। 131 क्या है? विशेषाधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का एससी लिखने से कुछ अलग वर्ड हो जाएगा। न्यायालय का विशेषाधिकार बोलिए या क्षेत्राधिकार बोलिए। अगर बोला जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार या क्षेत्राधिकार का चर्चा अनुच्छेद कितना में किया गया है, तो 131 में किया गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ देखा जाए 137 में, तो यहाँ है न्यायिक पुनर्विलोकन का चर्चा कहाँ किया गया? 137 में किया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? कोई वैसा कानून जो संसद के विरुद्ध या संविधान के विरुद्ध बना दिया गया है, ऐसा लगे तो उसको पुनः जांच पड़ताल करके इस विधेयक को रोका जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार संसद को है, और संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के मतलब द्वारा विधेयक का जांच करना, द्वारा कानून का जांच करना। कोई वैसा विधेयक न बन जाए जो संविधान के विरुद्ध हो, तो उसको जांच पड़ताल करके उस विधेयक को खारिज करना या रोकना न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। और इसका चर्चा 137 में किया गया है, अनुच्छेद 137 में। 147 क्या है? 147 में आप पहले से भी क्लियर जानते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 143 में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि 143 में किसका चर्चा है। 143 का चर्चा हम लोग यहाँ भी किए थे। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति सलाह लेता है सर्वोच्च न्यायालय से, तो यहाँ वही बात को हम लोग उलट के भी लिख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सलाह
देता है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। तो यहाँ से प्रश्न हो गया कि 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है, लेकिन फिर वही बात हुआ, राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सलाह ले सकता है। महान्यायवादी, महान्यायवादी से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को कहा जाता है। प्रश्न हमेशा याद रखेगा, प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो महान्यायवादी को कहता है। वह यही महान्यायवादी है जो नहीं लोकसभा का नहीं राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी संसद के बैठक में भाग लेगा। और प्रथम विधि अधिकारी कहा जाए तो महान्यायवादी को कहा जाता है। महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 73 में किया गया है। पूछा जाए कि महान्यायवादी अनुच्छेद कितना में है? तो 76 में। महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल अगर बोला जाए, कार्यकाल इनका कोई समय सीमा नहीं होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक इनको रख सकते हैं, हालांकि इसे 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। और 148 में क्या है? कैग है, CAG। तो CAG का फुल फॉर्म भी हमेशा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग देखेंगे। कैग का फुल फॉर्म होता है COMP, कंट्रोलर, ऑडिटर, ऑडिटर जनरल। इसका हिंदी होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक एवं महालेखा कैग का स्थापना जो हुआ था वो 1860 ईस्वी में कैग का स्थापना हुआ था। और कैग जो है क्या है, थोड़ा सा कि कैग का क्या कार्य है। तो कैग का क्या काम है? जो भारत सरकार का जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका देख रेख करना, इसका ब्यौरा रखना कैग का ही काम है। इसलिए कैग का स्थापना किया गया था 1860 ईस्वी में। और कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोल सकते हैं। और अभी वर्तमान में इसका जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इन प्रश्नों को हम लोग एक बार अच्छे ढंग से कवर किए, और आप लोग का ये कर्तव्य है, आप लोग को अगर बढ़िया ढंग से याद करना है तो इस प्रकार से अपने नोट्स बुक में अच्छे ढंग से 2 बार 3 बार लिखें और लिखने का प्रयास करें, ताकि लिखने के साथ साथ हमें एक अच्छा ढंग से GK GS का तैयारी हो सके और याद रह सके। अगर एग्ज़ाम अगर बाद में भी है 4 महीना 6 महीना का अंतराल पे भी, तो भी हम अच्छा ढंग से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।